हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हुआ है। जी हाँ, जिस प्रकार मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में पहली बार में हुआ है, मैं आपसे भी वादा करती हूँ कि आपका सिलेक्शन भी टीआरई 4.0 में पहली ही बार में होगा। तब तक के लिए जितने भी बच्चे टीआरई 4.0 के हैं या 3.0 के जितने भी बच्चे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का जो है मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो बिहार स्पेशल की मैं आज क्लास चला रही हूँ और ये पहली मेरी महामैराथन क्लास है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने टीआरई 3.0 में देखा कि क्वेश्चन वगैरह यहीं से पुटअप होते हैं। तो अगर आप अपनी सक्सेस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपका कीमती वक्त ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यही सब क्वेश्चन फंसते हैं पिछले बारे। तो आइए हम आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। जो 2001 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार में जनसंख्या कितनी है। तो कितनी है, 8.3 मिलियन या 83 मिलियन आप कह सकते हैं। कितना, 83 मिलियन भी आप इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको आपको जान लेना ज़रूरी है। तो ये टॉपिक है, देखिए जैसे आपको पता चला कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है, 83 मिलियन है। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि पहली बार जनगणना कब हुई थी। पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा, 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 में। किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए, 10 की जनगणना, मतलब पहली बार 10 की जनगणना कब से चालू है, 10-10 वर्षों का अंतराल देके कब से चालू की गई, तो 1881 से। प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है 10 की जनगणना का मतलब ये है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो जनगणना होती है वो। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई। मतलब 2001 का आपने देखा अभी 83 पॉइंट था। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ये इम्पॉर्टेंट है, बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है बढ़कर, तो 10.41 करोड़, अब 10.41 करोड़ हो गई है। यानी 10.5 करोड़ के लगभग आसपास पहुंच गई है कहाँ की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या। चलिए आ जाते हैं, और 2001 में कितनी थी, लगभग 8.3, मतलब वही 8.5 लाख के 8.5 करोड़ के आसपास 2001 में थी। 2011 में कितनी पहुंच गई, 10.5 करोड़ के आसपास। चलिए आगे आ जाते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2010 की जनगणना के बीच जनसंख्या वृद्धि बिहार में कितने प्रतिशत हुई है। ये भी पूछ सकता है कि 2001 से 2011 तक जनगणना के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर बिहार में क्या है, तो 25% हुई है। 25% हुई है। कितने प्रतिशत हुई है मित्रों, 25% हुई है। अब हम अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या, मतलब जो एक कास्ट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो 13.7 करोड़ बिहार की करंट जनसंख्या, उसमें से ओबीसी 27.13% है, ईबीसी 36.01% है, और एससी जो है 19.65% है, जनरल 15.5% है, एसटी 1.68% है। तो सबसे ज़्यादा आप जनसंख्या किसकी देख पा रहे हैं, ईबीसी की। किसकी, ईबीसी, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, ईबीसी की। उसके बाद ओबीसी की, उसके बाद एससी की, उसके बाद जनरल की, फिर सबसे कम एसटी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आ जाते हैं। तो हमारा आज का जो आज का जो टॉपिक है वो जनसंख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ भी को पूछ सकता है क्वेश्चन की 2001 से 2011 तक में कितनी जनसंख्या की, कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई, 25%। कितने प्रतिशत, 25%। और 2011 से 2023 तक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, मतलब 2011 की जनगणना से 2023 की जनगणना में जो वृद्धि हुई है 25%। दोनों में कितने कितने प्रतिशत हुई थे, 25%। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी।
आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था? किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था? तो आपका उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था। और आप ये वाली डेट ज़रूर याद रखिएगा, ये वाली। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या चालू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको भी याद रखिए। ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब गठित, मतलब कब ये जो हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ग्वालियर टैंक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से ग्वालियर टैंक को जाना जाता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे मित्रों आज के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में भी देखिए कई बार होता है कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन भारत में कब चालू हुआ, बिहार में कब चालू हुआ, तो ये सेम डेट है। बिहार में भी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को चालू हो गया था। ठीक है। इस दौरान अंग्रेजों ने ऑपरेशन कौन सा चलाया था? 0 आवर्स। कौन सा? 0 आवर्स। पूछ सकता है ना कि क्या कहते हैं, कौन सा जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसमें अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? 0 आवर्स चलाया था। क्यों चलाया था? तो बड़े बड़े नेताओं को पकड़ने के लिए। किस लिए? बड़े बड़े नेताओं को पकड़ने के लिए, जो कि कांग्रेस के नेता थे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं ना, तो बिहार में भी भारत छोड़ो आंदोलन को देखते चलेंगे। देखिए अब बिहार में कहाँ से प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन का? किस्सा कहाँ से शुरू होता है? किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि 9 अगस्त 1942 को जो है पकड़कर पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार में कब पकड़ा गया? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इनको रखा कहाँ, कौन से जेल में गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। और साथ में कौन थे? श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण को पकड़कर कहाँ रखा गया? पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को इनको पकड़ा गया। यानी ठीक क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट होने के एक दिन बाद, यानी 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ। 9 अगस्त 1942 को पकड़ के इनको पटना के बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण को रखा गया। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन। देखिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में भेज दिया गया, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद युवा संघ के अध्यक्ष वगैरह थे, बड़े नेता थे युवा संघ के। तो विरोध किया किसने किया? विरोध युवाओं ने किया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पकड़ लिया गया तो युवाओं ने बड़े भारी संख्या में विरोध किया, सड़कों पर प्रदर्शन किया। ठीक है, क्या किया? सड़कों पर प्रदर्शन किया। और विरोध के दौरान मतलब ये जब छात्र वो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन पर झंडा लगाने जा रहे थे। इसी बीच पटना के डीएम WG आर्चर ने गोली चला दिया। कहने का तात्पर्य है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 के पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया, तो इस समय युवक संघ के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। तो युवाओं ने भारी प्रदर्शन किया और भारी प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने विरोध किया। और ये कहाँ जा रहे थे? डीएम सचिवालय पर क्या करने जा रहे थे? सचिवालय भवन पर झंडा फहराने जा रहे थे। सचिवालय भवन पर झंडा फहराने जा रहे थे। उस समय WG आर्चर ने इन जो है युवाओं पर गोली चलवा दिया। आगे देखिए, अब बिहार इस जिसे कि बिहार सचिवालय कांड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बिहार सचिवालय कांड के नाम से भी जाना जाता है। और इस कांड में 7 छात्र शहीद हो गए। अब देखिए इन 7 छात्रों के नाम पूछता है। ऐसे पूछ सकता है कौन इनमें से मारे गए, कौन नहीं मारे गए, या कौन से 7 छात्र थे, ऐसे। तो इसीलिए मैंने इन सभी के नाम भी लिख रखे हैं, आगे आपको दिखाएंगे। देखिए, तो जो सचिवालय गोली कांड हुआ था, आपको पता है कि ये भी इसका डेट भी पूछ सकता है, 11 अगस्त 1942 का 11 अगस्त 1942 सचिवालय गोली कांड हुआ था।
और सचिवालय गोलीकांड में शहीद जो 7 छात्र थे उनके नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला नाम जो है वो जगपति। कौन सा? जगपति। आप देख लीजिए, पहला नाम जगपति है। दूसरा नाम देवीचंद चौधरी, जगपति देवीचंद चौधरी। और जो दूसरा नाम है, जो तीसरा नाम है वो रामानंद सिंह। कौन सा है? रामानंद सिंह। तो जगपति, देवीचंद चौधरी, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह। कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजेंद्र सिंह, उसके बाद अगले देखिए सतीश प्रताप झा, राम गोविंद सिंह और उमाकांत सिंह। इन 7 के आप नाम याद रखिए, अपना नोट्स बना के रखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं से जो है क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब आगे आते हैं मित्रों। इन 7 छात्रों की मृत्यु के पश्चात गया में सर्वाधिक विरोध हुआ। मतलब जब इनको गोली मार दी गई और ये 7 मर गए, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, गुस्सा हुआ, तो वो गया में हुआ। और गया में कौन कौन सी हिंसक गतिविधियाँ हुई, ये पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है, सब पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो पहले क्या हुई हिंसा? पुलिस झड़प हुई। उसके बाद रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई, सड़कों को भी काट दिया गया, टेलीफोन के तार काट दिए गए। और क्या क्या किया गया? और देखिए मित्रों, क्या क्या किया गया? तो रेलवे स्टेशन में आग लगा दी गई, पुलिस थाना, सरकारी भवन, इस सभी डाकघर को आग लगा दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सब पूछ जाते हैं, क्या क्या प्रदर्शन में, विरोध में क्या क्या हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। रेल की पटरियाँ उखाड़ दिया गया, सड़कों को काट दिया गया, टेलीफोन के तार को काट दिया गया, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना, सरकारी भवन को आग के हवाले कर दिया गया और डाकघर को भी आग लगा दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको आगे क्या देखने को मिल रहा है? आगे है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र कहाँ रहा? पूछ सकता है ना क्वेश्चन। बिहार में जो भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र कहाँ रहा? तो आपको ऑप्शन होना चाहिए पटना और मुंगेर, दोनों था। ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि आप बीपीएससी का देखेंगे 5 ऑप्शन वाले होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र कहाँ रहा मित्रों? पटना और मुंगेर में रहा। छपरा में जगलाल चौधरी ने टाउन थाना को फूंक दिया। अब देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था? बिहार, पहले तो इसका केंद्र कहाँ था? पटना मुंगेर में हुआ। छपरा से किसने विरोध किया भारत छोड़ो आंदोलन का? जगलाल चौधरी ने। और टाउन थाना को फूंक दिया, छपरा के टाउन थाना को फूंक दिया। फिर छपरा में एक महिला थी, शांति देवी, द्वारा एक नारा दिया गया, पुलिस हमारा भाई है। किसने यह नारा दिया, पुलिस हमारा भाई है? छपरा में महिला शांति देवी ने। और क्यों दिया? क्योंकि भाई देखो, जब छपरा में विरोध प्रदर्शन हुआ, जैसे जगलाल चौधरी ने किया, टाउन थाना को फूंक दिया ना, उसके बाद बहुत भारी मात्रा में या बड़ी मात्रा में पुलिस आई। और पुलिस क्या कर रही थी? इनको मारपीट कर रही थी, इनको शांत करा रही थी, पकड़ रही थी, जेल में डाल रही थी। तो वो छपरा की एक महिला थी, शांति देवी। इन्होंने नारा दिया कि पुलिस हमारा भाई है। अब भाई जो भाई होगा तो वो बहनों को तो नहीं पकड़ेगा। फिर पुलिस वापस लौट गई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पटना से तो आपने देखा, छपरा से जगलाल चौधरी और शांति देवी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब पटना से भी देख लीजिए, पटना से प्रभावती देवी। कौन? प्रभावती देवी ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और प्रभावती देवी किसकी पत्नी थी? जयप्रकाश जेपी नारायण। इसकी पत्नी थी जेपी नारायण थी। और इनके पिता का क्या नाम था? बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद की ये बेटी थी। देख लीजिए, इनके पिता भी एक बहुत महान व्यक्ति थे और इनके पति भी एक बहुत महान व्यक्ति थे, जो कि दोनों ही क्या थे? आंदोलन करता, मतलब एक प्रकार से देश को स्वतंत्र कराने में सहायता करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। 13 अगस्त 1942 को जगन्नाथ मिश्रा, कैलाश राम, श्री मुई, तीनों को गोली मार दिया गया। देखिए, इस आंदोलन का जब विरोध कर रहे थे ये लोग ना, जैसे छपरा से, पटना से, तो इनमें से जगन्नाथ मिश्रा, कैलाश राम और श्री मुई, इन तीनों को गोली मार दी गई। कहाँ मार दी गई? गया में मार दी गई। कहाँ पर? गया में मार दिया गया। बताइए कितनी बड़ी बात है, जहाँ देखो गोली मार दे रहे हैं। फिर उसके बाद डुमराव कहाँ पड़ता है? बक्सर में पड़ता है। तो डुमराव के कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा,
बालेश्वर दुबे और गोपाल कहार। कौन कौन? कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, बालेश्वर दुबे और गोपाल कहार को अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई। कब? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध प्रदर्शन करने के दौरान। या इन तीनों को गया में मारा गया और इन चारों को फिर बक्सर डुमरांव में मार दिया गया। देखिए, विरोध का प्रदर्शन भी नहीं कर, मतलब किसी भी आंदोलन का ये भी आज बिहार सरकार की तरह ही होगी। जैसे बिहार सरकार अभी जो भी TRE 3 के बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, उनका फ़ोन छीन लिया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो अंग्रेज़ों के जैसा ही तो बर्ताव है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 16 अगस्त को महाराजगंज थाने में झंडा फहराने के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को अंग्रेजों ने गोली मार दिया। देखिए, कहाँ से प्रदर्शन के दौरान बता रहे हैं। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को अंग्रेजों ने गोली मार दिया। इसके बाद इनकी पत्नी, जो तारा रानी या तारा देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है, झंडा लगाया था। सोचिए, जब पति को मार दिया गया तो पत्नी पहुंची और झंडा लगाई। कहाँ? महाराजगंज थाने में। और दिन क्या था? 16 अगस्त 1942 का दिन था। कौन सा दिन था? 16 अगस्त 1942 का दिन था। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए, 15 अगस्त 1942 को क्या हुआ? 15 अगस्त 1942 को सीतामढ़ी में जुब्बा साहनी ने मीनापुर थानेदार को जिंदा जला दिया। सीतामढ़ी से किसने किया? जुब्बा साहनी ने। कब? 15 अगस्त 1942 को मीनापुर थानेदार को जिंदा जला दिया गया। क्या कर दिया गया? मीनापुर थाने को जिंदा। और थानेदार का नाम पूछा करता है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। थानेदार का नाम पूछते हैं, तो थानेदार का ये पूछता है कि जो सीतामढ़ी में जुब्बा साहनी ने किस थानेदार को जिंदा जला दिया था, उसका नाम था बॉलर। क्या नाम था? बॉलर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों वो है, अब देखिए मुंगेर से। अब आप देख सकते हैं मुंगेर से कौन था। तो मुंगेर से आज़ाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता ना, कहाँ से आज़ाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तो आपका रिप्लाई होगा मुंगेर से। फिर क्या हुआ? ठीक है, जब मुंगेर से ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ तो जवाब में सरकार ने भी एक जो है मुंगेर पूजा नामक समाचार पत्र को निकाला। क्या निकाला? पहले आज़ाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकला, फिर जवाब में सरकार ने मुंगेर पूजा नामक पत्र को निकाला। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज के जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कटिहार। अब क्या हुआ? कटिहार में भी तो कुछ ना कुछ होगा। कटिहार में रजिस्ट्री ऑफिस होती है ना, उसको ऑफिस को जला दिया। किसने? विरोध जो प्रदर्शन करता थे उन्होंने। और इनके नाम कौन कौन से थे? दामोदर सिंह, रामाधार सिंह, कलानंद मंडल, ध्रुव कुमार। कौन थे? दामोदर सिंह, रामाधार सिंह, कलानंद मंडल और ध्रुव कुमार। इनको अंग्रेजों ने गोली मार दिया। और ध्रुव कुमार ने ध्रुव दल का गठन किया था। पूछ सकता ना, ध्रुव दल का गठन किसने किया? ध्रुव कुमार ने। तो रजिस्ट्री ऑफिस को जैसे ही कटिहार के लोगों ने जला दिया तो अंग्रेजों ने इन 4 लोगों को गोली मार दी। कहाँ? कटिहार में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महान व्यक्तित्व हैं जिनसे TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया था एकाध, तो आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। क्या पता कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे देता है। तो चलिए आते हैं, अब हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को। कहाँ हुआ? सिताब दियारागंज में इनका जन्म हुआ। पढ़ाई कहाँ से हुई? पटना कॉलेजिएट में शुरू किया। पटना कॉलेजिएट में इन्होंने शुरुआती पढ़ाई इनकी पटना कॉलेजिएट में हुई। विवाह कब हुआ? 1918 में प्रभावती देवी के साथ। कब हुआ? 1918 में प्रभावती देवी के साथ विवाह हुआ। और प्रभावती देवी पुत्री किसकी थी? बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद की। किसकी? बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में जो है प्रभावती देवी को बुलाया था। किस लिए? कुछ ऐसे ही आंदोलन से के बारे में बातचीत करने के लिए। फिर क्या हुआ? JP नारायण, जयप्रकाश नारायण।
अमेरिका में पढ़ाई की कैलिफोर्निया से। कहाँ में? अमेरिका के कैलिफोर्निया से इन्होंने पढ़ाई किया। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, इन्होंने यूएसए के किस कॉलेज से पढ़ाई? कैलिफोर्निया से। फिर 1929 में भारत लौटे, मतलब पूछ सकते हैं जयप्रकाश नारायण जो है भारत कब लौटे? तो 1929 ईस्वी में भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। फिर उसके बाद 1929 में जैसे 1929 में लौटे तो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रवेश करवाया। यानी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जयप्रकाश नारायण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो आपका उत्तर होगा 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसी में ये शामिल हुए थे। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को नासिक जेल में रखा गया। कौन से जेल में रखा गया? नासिक जेल में रखा गया। अब एक तो कहाँ रखा गया? नासिक जेल में। जेल ज़रूर याद रखिएगा कहाँ किसको रखा गया। और जेल में इनको जो है मीसू मसानी, कौन? मीसू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत प्रवर्धनम, अशोक मेहता और बसावन, इन 5 लोगों से मुलाकात हुई। कौन? मीसू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युतम प्रवर्धनम, अशोक मेहता और बसावन से मुलाकात हुई और इसकी विचारधारा से प्रभावित हुए। और जेल से निकलने के बाद, मतलब ये जो है जयप्रकाश नारायण जेल से निकलने के बाद जब ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। ये क्वेश्चन TRE 3 में पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यही क्वेश्चन पूछा था। तो आपसे हो सकता है इस बार ये पूछ ले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नेता कौन है या गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। अब हम आगे चलते हैं, आज का अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारा जो आज का क्वेश्चन है वो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी दृष्टि से पूछेंगे तो मैं बोलूँगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और सचिव कौन थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के? जयप्रकाश नारायण सचिव थे और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 22 या 23 अक्टूबर को 1934 में हुआ था। ये क्वेश्चन TRE 3 में पूछा था। 22 या 23 अक्टूबर को 1934 में क्या हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब हम आगे चलते हैं मित्रों अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल में भेजे गए। जयप्रकाश नारायण कहाँ भेजे गए? हजारीबाग जेल में भेजे गए। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 8 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से भाग निकले। भागने का ये क्वेश्चन पूछता है कि कब भागे थे। 8 नवंबर 1942 को ये भाग गए थे। कहाँ से? वहाँ के हजारीबाग जेल से। और कौन सा दिन था? दीपावली का दिन था। कौन सा दिन था जब ये जयप्रकाश नारायण भागे थे? दिवाली का दिन था। फिर नवादा, गोरखपुर, फिर ये जब भागे जेल से तो सबसे पहले नवादा पहुँचे। नवादा के बाद फिर गोरखपुर भाग गए। गोरखपुर से नेपाल के राजविलास पहाड़ियों में ये छिप गए। फिर जब पीछे छुप गए तो इन्होंने जो है 15 सदस्यीय एक दस्ता का निर्माण किया जिसे आज़ाद दस्ता कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। और कब किया था? ये जेल से भागने के बाद किया था। और कितने सदस्यीय टीम थी? 15 सदस्यीय टीम थी आज़ाद दस्ते की। ठीक है, और इनको कौन से जेल में भेजा गया था? हजारीबाग जेल में भेजा गया था। वहीं से भाग निकले थे दिवाली के दिन। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसको आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगा कि देखिए कैसे उनको जेल भेज दिया गया हजारीबाग में। फिर ये 8 नवंबर 1942 को वहाँ दीपावली के दिन भाग निकले और पहले नवादा गए, फिर उसके बाद गोरखपुर गए, फिर गोरखपुर से भाग के ये नेपाल गए जहाँ राजविलास की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर छुप गए और एक आज़ाद दस्ता का निर्माण किया जो कि 15 सदस्यीय लोगों की एक टीम थी। और आज़ाद दस्ते से तात्पर्य क्या था? ये एक प्रकार की छापा मार पद्धति थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध फिर ये छिप के प्रहार करते थे, जैसे छापा मार हो गया, गुरिल्ला पद्धति हो गई। मतलब ये कभी सामने से लड़ाई नहीं लड़ते थे, छुप के वार करते थे
क्योंकि देखिए उस समय जो है सामने से लड़ाई लड़ना उचित भी नहीं था। आप दिमाग से काम लेते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उनके पास काफ़ी मात्रा में बंदूकें, हथियार, लैस, आला भाला शस्त्र सब होता था, जबकि भारतीय जनता के पास इतना अस्त्र शस्त्र नहीं होता था। तो इन्होंने छापा मारा और गुरिल्ला पद्धति की नीति को अपनाया, जो कि एक उचित पद्धति है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जयप्रकाश नारायण ने 8 नवंबर 1942 को जेल से भागने में सहायता देने वाले व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये दिवाली के दिन भागे, इनकी सहायता किसने किसने की? तो एक सूर्य नारायण थे, स्वयं सूर्य भगवान ने ही सहायता कर दिया, तो क्यों ना भागेंगे ये। तो सूर्य नारायण थे, योगेंद्र शुक्ला थे, शालिग्राम सिंह थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे। देखिए ये भी थे, एक बहुत बड़ा नाम यहाँ भी है, सूर्य नारायण, योगेंद्र शुक्ला, शालिग्राम सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और एक गुलाली सिंह। कौन थे? गुलाली सिंह। 5 लोगों ने इनकी टोटल भागने में सहायता की थी। ठीक है, 5 लोगों ने टोटल भागने में सहायता की थी। और लास्ट जो नाम है, गुलाली सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, शालिग्राम सिंह, योगेंद्र शुक्ला और सूर्य नारायण, ये 5 लोगों ने इनके भागने में सहायता की थी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बिहार का कौन सा जिला रेशम नगर के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा जिला रेशम नगर के नाम से है? भागलपुर और गया, दोनों है। दोनों को आप ध्यान से रखिएगा, पहला भागलपुर है, दूसरा गया है, जो कि रेशम नगर के नाम से जाना जाता है। बिहार में स्वर्ण भंडार, सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पाया गया है? सबसे ज़्यादा सोने का जो भंडार पाया गया है वो जमुई में, फिर गया में, फिर नालंदा में। तीनों ऑप्शन में आ जाए तो तीनों को इनमें से अधिक मानना है। जमुई, गया और नालंदा में बिहार में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? बिहार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कंवल झील है। कौन सी? कंवल झील। और ये कंवल झील कहाँ पड़ती है? बेगूसराय में, जो कि एक रामसर साइट भी है। क्या है? रामसर। टोटल बिहार में कितने रामसर साइट है? 3। एक तो कंवल झील हो गया और दूसरा तो नट्टी और नागा हो गया, नागा और नट्टी। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है झीलों के नाम हैं, जिनको आपको याद कर लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी झील है? संभर झील हो गया, जयसमंद झील हो गया, पिछौला झील हो गया, आन समंद झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया, दूध तलाई हो गया। इसको याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में भीमताल झील है। कौन सी झील है? उत्तराखंड में भीमताल झील है। कौन सी झील है? उत्तराखंड में भीमताल। उड़ीसा में चिल्का झील। ओडिशा में चिल्का झील। मणिपुर में लोकतक झील, इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख में पेंगांगो झील। कौन? पेंगांगो झील। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और झीलें हैं जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुडी। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुडी नामक 2 झीलें हैं। और उसके बाद जो महाराष्ट्र में लोनार झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील है। हिमाचल में गोविंद सागर झील है, हिमाचल में गोविंद सागर झील है। और बिहार में कंवर झील है। कौन? बिहार में कंवर झील है, हिमाचल में गोविंद सागर झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील है, केरल में वेम्बनाड और अष्टमुडी झील है, लद्दाख में पेंगवांगो झील है और ओडिशा में चिल्का झील है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? देखिए, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो सबसे पहले आप जान लीजिए 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? पहले तो आप ये भी देख लीजिए, पटना में। उसके बाद जो है किसने किया था इस पार्टी का गठन? तो इसके अध्यक्ष फूलन प्रसाद वर्मा थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अध्यक्ष फूलन प्रसाद वर्मा थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब देखिए, और इसके साथ भी कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था। तो अध्यक्ष फूलन प्रसाद वर्मा, सचिव जयप्रकाश नारायण ने। तो देखिए, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद और जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, इन 5 लोगों ने मिलकर जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था।
गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इन सभी पांचों लोगों ने जो है मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। अब देखिए, और मैंने दोनों का डाउट आपको ना हो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ लिख रखी हैं। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में किन व्यक्तियों ने भाग लिया था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को बता दे रही हूँ, इसका उत्तर क्या हुआ? महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में किन व्यक्तियों ने भाग लिया था? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, तीसरे थे महादेव देसाई, चौथे थे बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, पांचवें थे JB कृपलानी और छठे थे मौलाना मजहर उल हक। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, बाबू ब्रज किशोर और जयप्रकाश JB कृपलानी, मौलाना मजहर उल हक, ये जो लोग थे इन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था किसमें? चंपारण सत्याग्रह में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं? नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये छबो नाम याद होनी चाहिए, आपको ये छबो नाम ज़रूर से ज़रूर याद होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा है? बिहार में चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप कहानी की तरह इसको पढ़ते जाइए तो आपको बहुत ईजी रहेगा पढ़ने में। सबसे पहले देखिए ये क्या है? क्या है ये? उत्तर पश्चिम भाग है। क्या है? उत्तर पश्चिम बिहार का भाग है। और यहाँ पर क्या होती थी? उत्तर पश्चिम भाग में चंपारण में नील की खेती कराते थे। कौन कराते थे? ज़बरदस्ती कराते थे। कौन? अंग्रेज कराते थे। अब नील के उत्पादन में दो पद्धति अपनाई गई। पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। नील के उत्पादन में कितनी प्रकार की पद्धति अपनाई गई? 2 प्रकार की पद्धति अपनाई गई। कौन कौन से? एक तो जीरात और दूसरी आसामीवाद। जीरात और आसामीवाद। तो जीरात पद्धति क्या होती थी? जीरात पद्धति यह होती थी कि अपनी देख रेख में अपने हल बैल द्वारा नील की खेती करवाते थे मजदूरों से। यानी कहने का तात्पर्य था कि कुल मिला के वो किसानों को मजदूरी देते थे, बाकी अपना सारा सामान बैल भी देते थे, खेत भी देते थे, केवल मजदूरी देकर मजदूरों से काम करवाते थे। अब दूसरा आसामी वार देखिए। आसामी वार क्या है? आसामी वार में 3 प्रकार की खेती होती थी। आसामी वार में 3 प्रकार की खेती होती थी। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले 3 कठिया। 3 कठिया से क्या तात्पर्य है? और सबसे ज़्यादा यही प्रचलित थी आसामी वार में, सबसे ज़्यादा यही खेती प्रचलित थी, 3 कठिया। तो देखिए सबसे पहले क्या होता था, जिस भी व्यक्ति के पास 20 गट्ठा में ज़मीन होती थी उसमें से 3 गट्ठा पर नील की खेती की जाती थी। जिसके पास भी 20 गट्ठा है वो मजबूरन उसको 3 गट्ठा नील खेती के लिए देना पड़ता था। और ये खेती जो 3 गट्ठा देना पड़ता था वो 25% या 30 वर्ष के लिए खेती देते थे। 25% पर 30 वर्ष के लिए खेती देते थे। अब देखिए कुरतौली क्या था? कुरतौली क्या था? कुरतौली दूसरी प्रकार की जो खेती है आसामी वार के अंतर्गत, वो कुरतौली है। कुरतौली में क्या होता था? खेती प्लस जानवर प्लस घर को भी गिरवी रख देता था। किसान जो होता था खेती, जानवर और घर को गिरवी रख देता था अंग्रेजों के पास, तब नील की खेत पर खेती करता था। खुशकी क्या होता था? किसानों के साथ पट्टे पर दिए जाते थे। एक प्रकार से किसानों के साथ ये पट्टे पर दी जाने वाली ज़मीनें होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 अप्रैल 1917 को पटना जंक्शन पर महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास मिलने गए। 10 अप्रैल 1917 को पटना जंक्शन पर महात्मा गांधी प्लस राजकुमार शुक्ल दोनों ही एक साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर उससे मिलने गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी पुरी के दर्शन करने गए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है 1917 का जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी किसके दर्शन करने गए थे? पुरी के दर्शन करने गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मजहर उल हक
का घर सिकंदर मंजिल से मिलने जाते थे। मजहर उल हक का घर कहाँ था? सिकंदर मंजिल। ये क्वेश्चन पूछता है घर। मजहर उल हक का घर कहाँ था? सिकंदर मंजिल। और जब फिर महात्मा गांधी इनसे मिले और मुजफ्फरपुर चले गए फिर जेबी कृपलानी से मिलने। मतलब कुल मिला के सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने गए, वो नहीं थे, फिर पुरी के दर्शन करने निकल गए, फिर मजहर उल हक का जो घर था वहाँ गए, उनसे मिले, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर चले गए जेबी कृपलानी से मिलने। कौन? महात्मा गांधी। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1917 को क्या हुआ? चंपारण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। और सबसे पहले चंपारण में महात्मा गांधी कहाँ पहुँचते हैं? मोतिहारी में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? मोतिहारी में। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण जाने के लिए महात्मा गांधी तैयार हो जाते हैं। और सबसे पहले चंपारण में महात्मा गांधी कहाँ पहुँचते हैं? मोतिहारी पहुँचते हैं। कहाँ? मोतिहारी पहुँचते हैं। उसके बाद चंपारण में जो गोरखनाथ के यहाँ जब चंपारण में पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं तो स्टे करेंगे, रुकेंगे, तो कहाँ पहुँचते हैं? गोरखनाथ के यहाँ पहुँचते हैं और वहीं पर ठहरते हैं महात्मा गांधी जी। फिर उसके बाद जब महात्मा गांधी को सर्वप्रथम अब ये पूछते हैं कि बिहार में सबसे पहले महात्मा गांधी को कौन इनवाइट करते हैं? तो राजकुमार शुक्ल सबसे पहले महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं। किस लिए? बिहार आने के लिए कि देखिए नील की खेती जो किसान कर रहे हैं उनकी दुर्दशा क्या है, तो इसी संबंध में महात्मा गांधी बिहार आते हैं। अब आगे देखिए मित्रों, तो आगे जो क्वेश्चन है वो है 22 अप्रैल 1917 को बेतिया पहुँचे। आगे चलकर मतलब राजकुमार शुक्ल के यहाँ से आमंत्रित किए गए, उसके बाद फिर आगे चलकर बेतिया पहुँचते हैं। कब पहुँचते हैं? 22 अप्रैल 1917 को बेतिया पहुँचते हैं चलकर। और बेतिया से भी आगे जाकर साठी पहुँचे, जहाँ 8000 रैयत यानी किसानों से मिले तथा बयान दर्ज किया महात्मा गांधी ने। मतलब जब ये बेतिया से साठी पहुँचे तो 8000 किसानों से मिले और उसका बयान दर्ज किया। फिर उसके बाद देखिए फिर मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी। कब भेजी? 13 मई को इन 8000 किसानों के मिलने के बाद जो बयान दर्ज किया गया था उसको जो है 13 मई को मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी। अब देखिए इसके बाद रांची में बैठक हुई। कब हुई? जून में। मई में इन्होंने रिपोर्ट दिया और जून में बैठक हुई। कहाँ? रांची में। और एक जो है जांच समिति बनी उसके बाद उस समिति का नाम था चंपारण कृषि जांच समिति। क्या था? चंपारण कृषि जांच समिति। पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? FC स्लाई क्या थे? चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष थे। और सदस्य कौन कौन से? LC आदामी, जी रैनी, DJ रीड, राजा हरिहर प्रसाद और नारायण सिंह। कौन? LC आदामी, जी रैनी, DJ रीड, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह क्या थे? इनके सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य में महात्मा गांधी भी थे। टोटल मिला के 7 लोग थे, जिसमें से 1 अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। तो अध्यक्ष ये FG स्लाई और सदस्य में LC आदामी, जी रैनी, DJ रीड, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और महात्मा गांधी थे। फिर आगे आ जाते हैं मित्रों। तो आगे जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है इस जांच समिति की पहली बैठक। पूछ सकता है कि जो चंपारण कृषि जांच समिति बनी थी उसकी पहली बैठक कब हुई? 17 जुलाई 1917 को हुई थी। और 3 अक्टूबर 1917 को अपनी अनुशंसा को प्रस्तुत किया। 3 अक्टूबर 1917 को। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर 1917 को लागू किया गया। मतलब पूछ सकता है कि ये जांच समिति थी ये कब लागू कर दिया गया? तो ये देखिए इसमें 3-4 बातें निकल के आई। जैसे 3 कठिया प्रथा को इसके अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसानों को 25% अवैध वसूली का वापस करना पड़ा। जैसे अवैध रूप से जो भी वसूल किए थे किसान से, मान लीजिए 100 रुपये वसूल लिए तो 25 रुपये किसानों को लौटाना है।
10 वर्ष के भीतर नीलहे जितने भी मतलब नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे अंग्रेज, उनको ये चंपारण छोड़ दिए। ठीक है, क्या हुआ, चंपारण छोड़ दिए। देखिए इस दौरान जो है चंपारण में, जब चंपारण में नील की कृषि की जाती थी तब कितने प्रकार का टैक्स जो है वहाँ के लोगों को देना पड़ता था। तो हावही कर याद देख लीजिएगा आप एक बार नाम, कौन कौन से हावही कर। एक हावही कर हो गया, दूसरा 3 कठिया प्रथा हो गया, पैन खर्च हो गया, सलामी कर हो गया, और सरीदावन हो गया, बैठ माफी हो गया, बाघ बगेरी बपही पुतही, ये सभी जो है इतने प्रकार के कर लगाए जाते थे लोगों पे। बताइए कर कितना ज़्यादा कर के बोझ के तले वो दबे होंगे। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे आदमी सलामी, मड़वन प्रकार का टैक्स लिया जाता है, कोल्हुआवन टैक्स लिया जाता था, चुल्हियावन टैक्स लिया जाता था, हाथियाही कर लिया जाता था, और बाद छाछी प्रति दुकान, मतलब एक प्रकार से ये देखिए जो आदमी सलामी कर रुपये लिया गया 1 रुपये लिया जाता था, माड़वन कर शादी होने पर 1 रुपये लिया जाता था, और कोल्हुआवन तेल प्रतिवर्ष 1 रुपये लिया जाता था, जो लोग तेल की चक्की चलाते थे। चुल्हियावन यानी हल्दी को उबालने के लिए जब चूल्हा जलाते थे तब 1 रुपये लेते थे। हथियाही कर हाथी या गाड़ी खरीदने पर लिया, मतलब कितना कर लेते थे भाई, ये लोग तो परेशान कर दिए थे कर ले लेके। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह ये देख लीजिए आप लोग, ये भी ज़रूरी है, लोटा विद्रोह भी ज़रूरी है। तो लोटा विद्रोह कब हुआ था, 1856 ईस्वी को। कब हुआ था, 1856 ईस्वी को। मुजफ्फरपुर जेल द्वारा कहाँ, किस जिले में किया गया, मुजफ्फरपुर में। क्यों किया गया था, पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, इसके बदले में जो है मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। क्यों, क्योंकि ये पीतल के लोटे से कोई भी अंग्रेज अधिकारी जाता था तो उसको मार देते थे, तो इसीलिए उनको मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। इसीलिए जो है लोटा कर, यही लोटा कर है तो लोटा के लिए विद्रोह करने लगे कि नहीं मुझे पीतल का ही लोटा चाहिए, बस यही बात है और कुछ भी नहीं। और ये कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे भी बहुत सारे जो है आंदोलन है, बहावी आंदोलन। तो आज हम बात करते हैं बहावी आंदोलन की। तो बहावी आंदोलन कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में। तो यूरोप में धार्मिक गुरु कौन था, यूरोप में धार्मिक गुरु कौन था, गुरु मोहम्मद इब्न अल बहाब। गुरु मोहम्मद इब्न अल हवाब जो थे यूरोप के गुरु थे। इस गुरु ने उत्तर अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन मतलब सबसे पहले बहावी आंदोलन जो है उत्तरी अफ्रीका से चालू हुआ, और ये थे, इन्होंने जो है सबसे पहले आंदोलन चालू किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। फिर बहावी आंदोलन भारत में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, ये देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले भारत में जो शुरू करने का श्रेय जाता है वह है सैयद अहमद बरेलवी। कौन है, सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। तो क्यों चालू किया, कारण क्या था, तो मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सुधार हेतु, क्योंकि उस समय इनकी जो है दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसी वजह से इनकी सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सुधार के लिए आंदोलन चालू किया गया था। और भारत में श्रेय करने का जो श्रेय करता है वो सैयद अहमद बरेलवी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सैयद अहमद जो बरेलवी थे 1822 में मक्का से वापस लौटे पटना में और अपने मित्र विलायत अली के मकान में रुके। सैयद अहमद बरेलवी ने 4 खलीफा नियुक्त किए। कौन कौन से खलीफा के नाम है, विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। कौन कौन, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। और तालमी अली, फ़ख्र अली, मीर उरमान अली और कमरुद्दीन। कौन थे ये, पटना में क्या हुआ था, पटना में प्रचार किया था इन्होंने। फिर बरेली पहुँचे प्रचार के लिए, पहले पटना में किया फिर बरेली में किया। फिर 1825 ईस्वी में अफ़गानिस्तान में प्रचार करने के लिए गए।
और 1826 में पश्चिमोत्तर कबायली प्रचार किया। पश्चिमोत्तर में कबायली में प्रचार किया। केंद्र इस कबायली का केंद्र कहाँ था? सिताना था। कहाँ था? सिताना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दिल्ली में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद नसरुद्दीन ने। पूछ सकता है ना आंदोलन, ये जरूर देखिएगा कौन कहाँ से किया। बहावी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से मोहम्मद नसरुद्दीन ने किया। और पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में बहावी विलायत खां हैदराबाद से किए थे और इनायत खां इन्होंने किया था। और विलायत खां ने हैदराबाद, बॉम्बे और मद्रास मध्य प्रदेश में जो है इन्होंने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1844 में विलायत खां इनायत खां पटना से निकलकर अफ़गानिस्तान जा रहे थे, जहां पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। कौन पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ लिया और लाहौर पुलिस में इनको पुनः लाहौर भेज दिया गया। फिर जो है लाहौर से पुलिस ने इनको वापस पटना भेज दिया, मतलब पकड़ा और लाहौर भेजा, फिर लाहौर से पुनः पटना भेजा। और सिताना में किसने किया था? तो सिताना से किसने जो है किया था? अली बंधुओं ने। सिताना से जो बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने। 1883 ईस्वी में बहावियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा कर दी और अहमदुल्ला को अरेस्ट करके काला पानी भेज दिया गया। बहावी आंदोलन के दौरान अहमदुल्ला को अरेस्ट करके काला पानी भेज दिया गया। और बहावियों को अहले हदीस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अहले हदीस के नाम से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का 7वां राज्य वित्त आयोग किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई? तो 243। कौन से? 243 अनुच्छेद के तहत की गई। संविधान संशोधन 368। संविधान संशोधन का अनुच्छेद क्या है? 368। धन विधेयक क्या है? 110। धन विधेयक कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 110। और 105 क्या है? संसदीय विधेयक। ये अनुच्छेद हैं। संसदीय विधेयक का वर्णन 105 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। फिर बिहार में हाल ही में बर्ड फ्लू प्रकोप देखने को मिला। इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो H5N1 जो है वायरस जिम्मेदार है किसके लिए? बर्ड फ्लू के लिए। और किसमें देखा गया है? कौवों में। किसमें? कौवों में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार का है और 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग से तात्पर्य है, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो सबसे अधिक बिहार में 1106 है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व बिहार में किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार के किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा, एक मिनट मित्रों मैं आपको बता रही हूँ।